हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस का दूसरा नाम है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको ये डर होता है कि उसको कोई बड़ी बीमारी है। हमेशा परसिस्टेंट थॉट्स बने रहते हैं कि उसको कोई बड़ी बीमारी है जिसका पता नहीं लग पा रहा है। इसके कारण वो कई डॉक्टरों के पास जाता है और एक डॉक्टर के आंसर से वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। अगेन वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो तीसरे डॉक्टर के पास जाता है। तो हमेशा उसके दिमाग में ये लगता है कि उसको कोई समस्या है जो कि किसी भी डॉक्टर को पता नहीं चल पा रही है। तो डॉक्टर करता है, वो डॉक्टर शॉपिंग करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है कई सिचुएशन में नॉर्मल भी हो सकती है। जैसे कि जिनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई हो कैंसर से, तो उसको अगर कुछ भी सिम्टम, छोटे मोटे सिम्टम्स भी पता लग रहे होंगे तो उसको लग सकता है कि हो सकता है उसको कैंसर हो। स्पेशली अगर उसकी फैमिली में जो कैंसर का केस था वो बहुत देर में पता चला हो। तो ये ज़रूरी है, ये नॉर्मल है और इसके लिए वो टेस्ट कराएगा, उसमें सब कुछ नॉर्मल आएगा तो वो शांत बैठ जाएगा। इसी तरह से अगर किसी की डेथ, फैमिली में किसी की डेथ हुई हो, वो हार्ट अटैक से हुई हो, तो उसको हार्ट के आसपास हल्का से भी दर्द महसूस होगा तो उसको लग सकता है कि कहीं मुझे हार्ट की कोई समस्या तो नहीं पैदा हो रही है। उसके लिए भी वो छोटे मोटे टेस्ट करा लेगा, ईसीजी करा लेगा, टीएमटी करा लेगा, इको करा लेगा और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो शांत बैठ जाएगा। लेकिन जिनको हाइपोकॉन्ड्रियासिस की प्रॉब्लम होती है वो शांत नहीं बैठते। वो डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, वो गूगल करते रहते हैं और अपने सिम्टम्स को खुद ही इंटरप्रेट करते रहते हैं। जब डॉक्टर के पास ये पेशेंट आते हैं तो बहुत सारी पुराने डॉक्टरों की फाइलें लेके पहुंचते हैं, बताते हैं मैंने इनको दिखाया, मैंने इनको दिखाया, इनको दिखाया, लेकिन किसी से वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इन जो ऐसे जो पेशेंट होते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियासिस के जो पेशेंट होते हैं, अगर उनको खांसी की समस्या होती है तो वो नॉर्मल खांसी नहीं समझते, उनको लगता है कि उनको टीबी ही हो गई है। अगर उनको जॉइंट पेन होता है तो लगता है कोई ऐसी समस्या हो गई है जो कि ठीक ही नहीं हो सकती है। सो हमेशा वो प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं। तो अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें कि कब ये डायग्नोसिस हो सकता है, कब हम किसी पेशेंट को बोल सकते हैं कि उसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस यानी इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो वो होता है कि अगर किसी को परसिस्टेंट थॉट्स, प्री ऑक्यूपाइड परसिस्टेंट सेल्फ इंटरप्रिटेशन कम से कम 6 महीने तक रहती हो, तब हम उसको बोल सकते हैं कि इसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस और इलनेस एंजाइटी में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम जान लेते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में पेशेंट कहता है कि ज़रूर मुझे यही समस्या हो गई है। डॉक्टर के पास आएंगे और डॉक्टर को खुद ही बता देंगे कि मेरे को तो ज़रूर ब्रेन में कोई दिक्कत हो गई है। अगर उनको पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो ज़रूर मुझे पेट में कैंसर होने लग गया है, या जो भी डायग्नोसिस उनको चाहिए, जो भी वो डॉक्टर से सुनना चाहते हैं उसको खुद ही बता देते हैं। और ये जो पेशेंट होते हैं, जो इलनेस एंजाइटी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास तो वो बोलेगा कि कहीं मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, मतलब वो क्वेरी को अपने रखेगा सामने। लेकिन हाइपोकॉन्ड्रियासिस में पेशेंट बोल देगा कि नहीं, मुझे तो यही प्रॉब्लम है, और डॉक्टर को बोलता है कि आप मेरे साथ एग्री होते हैं। अगर वो नहीं एग्री होते तो लगता है कि डॉक्टर उनकी समस्या नहीं समझ पा रहे हैं और वो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आज के समय में हाइपोकॉन्ड्रियासिस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है कि हर चीज़ इंटरनेट पर उपलब्ध है। आपको कोई भी सिम्टम होते हैं, अपने सिम्टम को आप सर्च करते हैं तो उसकी लंबी सी लिस्ट निकल आती है जिसको आप रीड करते हैं और लगता है नहीं, मुझे भी ये सिम्टम है, मुझे भी ये सिम्टम तो बिल्कुल मेरे ही है, ये तो मेरे से ही मैच करता है। तो बस ये जो एक रूट कॉज बन करके आ रहा है वो है गूगलिंग। गूगलिंग के कारण पेशेंट अपने जो सिम्टम्स हैं उनको खुद ही इंटरप्रेट कर रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं और इवन कई केसेस में वो खुद ही मेडिसिन भी ले रहे हैं। लेकिन जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है इससे पेशेंट निकल नहीं पाता है। उसकी जॉब अफेक्टेड होती है, इकोनॉमिकली वो बहुत वीक हो जाता है, उसका जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि ये जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है ओल्ड एज में नहीं आता है, ये हमेशा स्टार्टिंग के एज में आता है। अप टू 30 ईयर्स के लोगों को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम रही है और उसके कारण आप डरे हुए रहते हैं, परेशान रहते हैं, तब कुछ समय के बाद आप सर्च करके आप शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको हाइपोकॉन्ड्रियासिस होगा तो लगातार आप उसी में फंसे रहेंगे और उससे निकल ही नहीं पाएंगे। अब हम जानते हैं इसके कारणों के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो कारण मोस्टली निकल के आते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस होने के, हाइपोकॉन्ड्रियासिस हमेशा किसी दूसरी व्यवहार संबंधी बीमारी के साथ जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो मूड डिसऑर्डर्स हो, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो या किसी भी तरह की और समस्या जो कि आपके मानसिक समस्या से मिलती है।
इसके अलावा चाइल्डहुड ट्रॉमा, अगर आप छोटे रहे हैं, आपने बचपने में किसी को बहुत ज़्यादा किसी बीमारी से सफ़र करते हुए देखा है, या आपका जो बचपन है बहुत अच्छा नहीं गया है, बहुत सारी समस्याएं आपने छोटे एज में ही देख ली हैं, तब आपके अंदर ऐसी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर एक फैमिली को मेंबर को किसी को लूज़ किया होता है, चाहे हार्ट अटैक से लूज़ किया हो, किसी भी रीज़न से लूज़ किया हो, कैंसर से लूज़ किया हो, उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस मोस्टली मेल्स में ज़्यादा होता है, और वो भी यंग एज में, यानी 18 टू 30 ईयर्स की एज में ये ज़्यादा देखी जाती है प्रॉब्लम। और उसके साथ साथ में उन मेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, जो लोग अपनी फीलिंग्स को जल्दी से किसी से शेयर नहीं करते हैं, अपने अंदर ही वो बात लेकर के वो सोचते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर करेंगे तो वो नेट पे उसको सर्च कर लेंगे, लेकिन किसी फ्रेंड से, फैमिली से या मदर फादर से अपनी प्रॉब्लम नहीं कहते हैं। बहुत ही इंट्रोवर्ट, बहुत ही प्राइवेसी उनको पसंद होती है। ऐसे लोगों को हाइपोकॉन्ड्रियासिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हाइपोकॉन्ड्रियासिस अगर हम फीमेल्स की बात करें तो अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, चाहे फैमिली के द्वारा या किसी अननोन के द्वारा, तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। और उसके अलावा बेवजह अपने सिम्टम्स को लेकर के इंटरनेट में मैच करने के कारण भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है जिसमें आप श्योर हो कि आपको ये बीमारी हो गई है या आपको ये बीमारी हो सकती है। और ये बीमारी कभी आप नॉर्मल नहीं सोच सकते, आप हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। कोई बड़ी बीमारी है और जो कि बहुत आगे बढ़ चुकी है और जिससे आपको निजात पाना है, ये आपके दिमाग में हमेशा बना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये क्योंकि इकोनॉमिकली, जॉब वाइज, हेल्थ वाइज, टाइम वाइज हर तरह से आपको नुकसान करती है। आप तरह तरह के डॉक्टरों को चेंज करते हैं, तो हर तरह से आपको ये ख़राब करती है और आपका बहुत सारा समय जो कि आप अपनी लाइफ को स्टेबल करने में यूज़ कर सकते हैं, आपकी बेकार हो जाती है। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक ऐसी समस्या है जिसको लोग समझ ही नहीं पाते कि उनको हो सकता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही आम भाषा में नहीं है, बहुत ही नॉर्मली लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन मेडिकली हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक ऐसी समस्या है जो अब की जनरेशन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में पल रही है, बहुत ही स्ट्रेस सब कुछ है, ओपननेस कुछ भी नहीं है, तो ऐसी केसेस में ज़्यादा देखी जा रही है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को हाइपोकॉन्ड्रियासिस है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें हम 4 चीज़ें कर सकते हैं। वो है मेडिटेशन, मेडिकेशन और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम जिसको बोलते हैं, और उसके अलावा जो आपके लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो कर सकते हैं। मेडिटेशन हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, चाहे आपको कुछ भी प्रॉब्लम A to Z कोई भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर मेडिटेशन आपको करना है। ऑल्दो कहने में बहुत आसान लगता है कि मेडिटेशन करना है, लेकिन सीरियसली मेडिटेशन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब लोग मेडिटेट करते हैं मतलब ज़ीरो थॉट्स उनको आने चाहिए, उनको थाउजेंड्स या इनफाइनाइट थॉट्स आते हैं। तो मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ आता है, धीरे धीरे आप उनको प्रैक्टिस के लिए बोल सकते हैं। साथ में मेडिकेशन के बारे में बात करूंगी कि होम्योपैथी में मेडिकेशन का क्या रोल रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाइपोकॉन्ड्रियासिस में। आपको समय पे सोना है, आपको समय पर उठना है, और साथ में अपना रूटीन बनाना है। 10 मिनट 15 मिनट की एक्सरसाइज भी ज़रूर आपको करनी है। डाइट हमेशा हेल्दी लेना है। चीनी चावल मैदा आपको कम कर देना है। गूगलिंग आपको बिल्कुल कम कर देना है। सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के बारे में अगर आपको बात करनी है तो डायरेक्टली आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। साथ में जो आपकी फैमिली का सपोर्ट है वो भी आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो घर में कोई मेंबर है जो लगातार अपनी बीमारी से लेकर परेशान है कि मुझे ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, तो उसको फैमिली सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार वो अपनी फैमिली से अपनी बातें नहीं शेयर कर पाता है और इसीलिए उसको सही जो रास्ता होता है वो नहीं मिल पाता है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मैनेजमेंट कैसे किया जाता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस के लिए। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में बहुत सारे केसेस साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए आते हैं और उसमें से हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो पेशेंट आकर के आपको ये नहीं बताता है कि उसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, बस वो आपको एज ए डॉक्टर, जैसे एक डिफरेंट डॉक्टर की तरह वो आएगा, कई डॉक्टरों को दिखा चुका होगा, आपके पास आएगा और आपको बताएगा कि मैं इतने डॉक्टरों को दिखा दिया लेकिन कोई भी मुझे सही नहीं कर पा रहा है। आते ही सबसे पहले आपको यही बोलेगा। तो आप शायद मेरी समस्या समझ पाएंगे, तो आपके साथ में, आपके पास में इसी प्रॉब्लम के लिए आया हूँ, तो आपसे मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं। बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो जाएगा अपनी बातें कहते हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सफ़र ऑलरेडी कर चुका होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री जानिए कि आप को ये प्रॉब्लम कब से हो रही है। कोई बड़ा इंसिडेंट जिसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गई आपकी फैमिली में तो नहीं है, कि आपकी फैमिली में किसी को बिहेवियरल इश्यूज़ हों, या आपको ही कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, या बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेसिव बिहेवियर, या
किसी भी तरह की बिहेवियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसके अलावा फैमिली में, आपकी फैमिली में किसी की कोई एक्सीडेंटल डेथ या कोई ऐसी बीमारी से डेथ तो नहीं हुई है, तो सारी चीज़ें हम जानने के बाद पेशेंट को एक दवा देते हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अगेन जो भी ये हाइपोकॉन्ड्रियोसिस होता है, ये वन सिम्टम वन रेमेडी वाला काम नहीं है कि एक सिम्टम के ऊपर इसकी हम कोई दवा बता देते हैं। इसकी जो दवा होती है पूरी केस हिस्ट्री के ऊपर ही आती है। कुछ दवाइयाँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छा फ्रंट लाइन मेडिसिन का काम करती हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। जैसे एक दवा होती है एकोनाइट, जो कि होम्योपैथी की सबसे फेमस दवा है। एकोनाइट, एकोनिटम नेपिलस उसका कंप्लीट नाम होता है। इसके अंदर पेशेंट क्या कहता है कि उसको इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है फ्रेंड्स कि वो कहता है कि मैं अब मेरे पास अब लाइफ नहीं बची है, अब मैं मरने वाला हूँ। तो वो अपनी क्लियर वॉयंस मतलब प्रिडिक्ट करता है अपनी डेथ को और बता देता है कि मैं इतने बजे अब बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊँगा। ऑल्दो बच जाता है लेकिन उसको डर हमेशा बना रहता है। तो अगर अक्यूट आपको हाइपोकॉन्ड्रियोसिस होता हो, एकदम से अभी मेरे को कुछ होने वाला है, ऐसा पेशेंट आके कहता है एकदम से अभी मैं गिर जाऊंगा, अभी मैं फेंट हो जाऊंगा, अभी मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, अभी मुझे डेथ आने वाली है, जो भी सडन वायलेंट एंग्जाइटी अगर होती है हेल्थ के लिए, तो उसमें हम दे सकते हैं एकोनाइट। एकोनाइट को हम 200 पोटेंसी में दे सकते हैं, साथ में आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन आपकी रन करेगी। इसके अलावा जो दूसरी दवा हम देते हैं वो है आर्सेनिक एल्बम। तो फ्रेंड्स आर्सेनिक एल्बम मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल केसेस में जो कि होम्योपैथी में हम देते हैं, चाहे वो ओसीडी की प्रॉब्लम हो, बाइपोलर की प्रॉब्लम हो, रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम हो, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो, या बीमारी से संबंधित किसी भी तरह की समस्या हो जैसे हाइपोकॉन्ड्रियोसिस है, तो इन सभी प्रॉब्लम में एकोनाइट का काम बहुत अच्छा है। एकोनाइट के अंदर पेशेंट को रात में बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, रात में 12 बजे के बाद उसको लगेगा कि आज तो शायद उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। एक स्पेशली 12 o'clock इन द नाइट, मिड नाइट में उसको प्रॉब्लम होती है। पैरों में बहुत ज़्यादा जलन सा महसूस होगा, रेस्टलेसनेस रहेगा, चहलकदमी करता रहेगा, बॉडी बहुत वीक फील करेगी। बार बार वो अपनी एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए जा कर के हैंड वॉश करेगा वो, और फिर भी उसकी एंग्जाइटी ख़त्म नहीं होती है। और वो पेशेंट बार बार हर डॉक्टर के पास जाता है और हर डॉक्टर उसको लगता है कि कोई भी उसकी बीमारी को पता नहीं कर पा रहा है। ऑल्दो वो ट्रस्ट करता है डॉक्टर के ऊपर, लेकिन उसका ट्रस्ट बहुत देर तक टिकता नहीं है उस डॉक्टर के ऊपर। तो हम आर्सेनिक एल्बम देते हैं जहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा रात में परेशान हो जाता है, डॉक्टर्स बदलता रहता है और उसको लगता है कि उसकी बीमारी इनक्योरेबल ना हो जाए क्योंकि कोई डॉक्टर उसको पता ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे केसेस में हम आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ऐसे लोगों को दी जाती है जो लोग का जिनका स्वभाव ही बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का होता है, किसी से मिलने जुलना हो, ऑफिस जाना हो, लोगों से बात करनी हो, पब्लिक स्पीकिंग करनी हो, तो हर चीज़ में उनको एंग्जाइटी रहती है, एप्रीहेंशन रहती है। और एंग्जाइटी मोस्टली उनको हेल्थ के लिए रहती है। और ऐसे लोग जिनको शुरू से ही पेट संबंधी समस्या रहती है, तो ऐसे लोगों के केसेस में हम लाइकोपोडियम दे सकते हैं। लाइकोपोडियम को हम देते हैं ऐसे पेशेंट में जहाँ पर शाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उनको हो जाती हो, सुबह तक वो ठीक रहते हो लेकिन 4 से 8 बजे तक वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए परेशान हो जाते हो, तो ऐसे केसेस में हम लाइकोपोडियम देते हैं। लाइकोपोडियम को हम 200 पोटेंसी में दे सकते हैं। नेक्स्ट एक मेडिसिन आती है कैलियार्स। तो कैलियार्स जो मेडिसिन होती है इसको हम उन केसेस में देते हैं जहाँ पर पेशेंट को अल्टरनेट एंग्जाइटी होती हो। एक दिन तो वो ठीक रहता हो लेकिन अगले दिन उसको अपने हेल्थ के बारे में फिर से टेंशन हो जाती हो, फिर अगला दिन ठीक निकलता है, फिर से उसको टेंशन हो जाती हो। स्पेशली ये टेंशन होती है जब उसको अपने हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, चेस्ट में हल्का सा भी अगर उसको दर्द हुआ तो उसको लगता है कि अभी मुझे एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं मुझे एंजाइना का पेन हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक का पेन हो रहा है, तो अपने हेल्थ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहता है। तो ऐसे केसेस में हम कैलियार्स देते हैं। एक मेडिसिन जो कि साइकोलॉजिकल केसेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली यूज़ की जाती है होम्योपैथी में, दैट इज़ वलेरियाना ऑफिसिनालिस। तो वलेरियाना जो मेडिसिन होती है एक प्लांट सोर्स से आने वाली मेडिसिन है जिसको हम यूज़ करते हैं अगर पेशेंट को हिस्टीरिया का समस्या होती है। हिस्टीरिया और हाइपोकॉन्ड्रियोसिस दोनों साथ में होता हो। हिस्टीरिया मतलब उसको अपनी प्रॉब्लम कहते कहते फेंटनेस की प्रॉब्लम हो, रोने की प्रॉब्लम हो, अपनी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करने की प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा अपनी सिम्टम्स अगर छोटा सा भी दर्द होगा तो उसको बहुत बड़ा बताने की प्रॉब्लम हो, और साथ में उसको बीमारी की समस्या हो कि मुझे बहुत बड़ी कोई बीमारी हो गई है। तो ऐसे केसेस में हम हाइपोकॉन्ड्रियोसिस प्लस हिस्टीरिया अगर आता है तब हम उसमें वलेरियाना देते हैं। वलेरियाना को हम क्यू पोटेंसी में देते हैं 10 बूंदा दिन में 3 बार। बाकी की जो मेडिसिन है उसको 200 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट, ड्यूरेशन क्या है, उन पे हम इसको दे सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, हाइपोकॉन्ड्रियासिस मतलब आपकी बीमारी से रिलेटेड आपकी टेंशन है, हमेशा आप परेशान रहते हैं, तो उन केसेस में ये जो मेडिसिन हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। अगेन, जो समस्या का समाधान है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन ही होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी बीमारी से रिलेटेड अपने क्वेरीज़ का सॉल्यूशन चाहते हैं मुझसे डायरेक्टली बात करके, तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ करें, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अदरवाइज़ अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के नंबर 7017991940 पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। वहाँ पर पूरी केस हिस्ट्री निकाल करके आपको कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट दिया जाएगा। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।